ना स्टार्ट करेंगे, है ना। हेडिंग करना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हेडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। देखना सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। कैश फ्लो का मतलब है टोटल साल भर में जो एक्टिविटीज हम लोग किए उससे कहाँ कहाँ से पैसा आया, जिसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, और कहाँ कहाँ पे पैसा गया, दैट इज नोन एज कैश आउटफ्लो। ठीक है। तो एक हो गया कैश इनफ्लो और दूसरा हो गया कैश आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब है कहाँ कहाँ से पैसा आया ऑब्वियसली, और आउटफ्लो मतलब कहाँ कहाँ पे पैसा गया। ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम है जैसा हम लोग एक कैश अकाउंट बनाते हैं। बिल्कुल कैश फ्लो और एक कैश अकाउंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कैश अकाउंट भी यही दिखाता है कि ईयर के बिगिनिंग में कितना कैश था हमारे पास, साल भर में कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव हुआ, कहाँ कहाँ पे पैसा हम लोग पेमेंट किए, और ईयर के एंड में कितना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी यही काम है, जो दिखाता है कि ईयर के बिगिनिंग में कहाँ पे पैसा, बिगिनिंग में कितना पैसा था, ईयर के एंड में कितना पैसा है, और बाकी रिसीट को यहाँ बोला जाता है कैश इनफ्लो, और जो पेमेंट्स है उसको बोला जाता है कैश आउटफ्लो। ठीक है। क्लियर है। तो कैश अकाउंट और कैश फ्लो पर्पस एक ही है, अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका लेकिन थोड़ा अलग है। कैश फ्लो जो है बेसिकली हम लोग जो एक्टिविटीज है कैश फ्लो के अंदर तीन ब्रॉड कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्टिविटीज को। दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाँ, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। तो तीन प्रकार का एक्टिविटी होता है, एक हो गया ऑपरेटिंग, दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग, और तीसरा हो गया फाइनेंसिंग। ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब है डे टू डे ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग मीन्स डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस का नॉर्मल जो जिस चीज का बिजनेस है हमारा उस चीज से, मतलब जैसे सामान सेल करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कितना पैसा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, दैट विल कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब है कहीं पे पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि कोई शेयर्स खरीदे हैं, कोई डिवेंचर्स खरीदे हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट किए, या फिर कोई एसेट खरीदे हैं। बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑल अबाउट नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग किसके बारे में है, नॉन करेंट एसेट्स के बारे में। ठीक है। और ऐसे भी तुम इसमें बीएससी में भी पढ़े हो टाइप्स ऑफ डिसीजंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इन्वेस्टिंग डिसीजंस का मतलब भी यही था कि हम कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें, उसको वो डिसाइड कर रहे हैं कौन से एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करें, तो डेट वी कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग डिसीजन, वहीं से आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। लास्ट वन है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब था कि हम लोग कितना पैसा डेट से लाएंगे और कितना पैसा इक्विटी से लाएंगे, वो डिसाइड करना, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना कंपनी का। ठीक है। तो यहाँ पर भी फाइनेंसिंग डिसीजंस का या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब यही है कि टोटल शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज से कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज किसके बारे में है, पूरा का पूरा जो एसपीएल है वो ऑपरेटिंग के बारे में है। ठीक है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में तीन साइड है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है। और एसेट में दो है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। ठीक है। पूरा का पूरा एसपीएल एंड करेंट एंड नॉन करेंट एसेट्स
ये सब बेसिकली किसके बारे में है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में है। ठीक है, जो हमारा नॉन करंट एसेट्स है वो सब इन्वेस्टिंग के बारे में है। एंड जो लास्ट वन है शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ज़्यादातर वो फाइनेंसिंग के बारे में है। ठीक है, ऐसे एक दो आइटम इधर उधर हो सकता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट मतलब रूल नहीं बन गया कि करेंट लाइबिलिटी सारा ऑपरेटिंग ही होगा। एक दो करेंट लाइबिलिटी आगे आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि फाइनेंसिंग में भी आएगा। तो एक ओवरऑल ऐसा है, कोई एक दो आइटम ऊपर नीचे हो सकता है उसमें आगे चल के। ठीक है, तो एसपीएल और करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी ये सब ऑपरेटिंग है। नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टिंग है, और शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी रिलेटेड सब कुछ फाइनेंसिंग है। क्लियर है इतना? तो तीन टाइप का एक्टिविटी है, और एक एएस है इसके ऊपर जो इसको गवर्न करता है। एएस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना देता है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि इसको ऐसे ट्रीट करने से बेटर होगा। तो एक प्रकार का गाइडलाइंस है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंडेटरी कर दिया गया कि ऐसे ट्रीट ही करना पड़ेगा। इशू हुआ था एज अ गाइडलाइंस के टाइप में, लेकिन ओवर अ पीरियड उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, तो कैश फ्लो के ऊपर एक स्टैंडर्ड है AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, जो बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसा होना चाहिए। तो जो फॉर्मेट वॉर्मेट जो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो सारा फॉर्मेट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, लिखना इतना लिखते हैं पहले। लिखना एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स as per AS3 cash flow statements. As per AS3 cash flow statement means a statement that shows the cash inflow and cash outflows. इसको कट कर दो तो ये बेटर। That shows inflow and outflow of cash and cash equivalents. ये पता है हमको व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? जो कैश है या फिर कैश के जैसा है, जो इजीली कन्वर्टेबल है इनटू कैश, वो सबको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, फुल स्टॉप। It can be divided it can be divided into three broad categories. It can be divided into three broad categories, that is operating activities, and financing activities.
जो टाइम लगेगा हम लोगों को ऑपरेटिंग पढ़ने में लगेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, हाफ से ऊपर टाइम हमको लगेगा ऑपरेटिंग पढ़ने में, बाकी दोनों बहुत छोटा छोटा है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या उसको कैलकुलेट करने का दो मेथड है, एक हो गया डायरेक्ट मेथड और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर डायरेक्ट दोनों में से वैसे डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, डेट इज इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड दिया हुआ होता तो कंपेरेबली काफ़ी आसान होता हमारे लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना करना होता कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है माइनस कहाँ कहाँ पैसा गया, आ जाता कैश फ्लो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसको करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं है कोर्स में, सिर्फ इनडायरेक्ट है, ठीक है। हेडिंग करना पॉइंट 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Operating activities are the operating activities are the principal revenue producing activities, are the principal revenue producing activities of the enterprise. For example, cash received from sale of goods or services, cash received from sale of goods or services, comma, purchase of goods, payment of expenses, etc. Purchase of goods, payment of expenses, etc. Full stop. Cash flow from operating activities can be calculated by two methods. Direct method, indirect method. Not in syllabus, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग का मतलब है कि जिस चीज का बिजनेस है हमारा, उसमें से जितना भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है रिलेटेड टू द बिजनेस,
दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग इटसेल्फ मींस ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस. ठीक है, तो बिजनेस से डायरेक्टली जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है दैट इज ऑपरेटिंग. और बिजनेस को छोड़कर, मेन बिजनेस जिस चीज का, उसको छोड़कर और कहीं से अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो वो आएगा इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग में. ठीक है, इन्वेस्टिंग मतलब बेसिकली related to any kind of investments, that means related to a non current asset. ठीक है, और फाइनेंसिंग का मतलब है पैसा लाना, that is either by issue of shares or by issue of any kind of debentures, taking a bank loan. ये सब हो गया फाइनेंसिंग. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरे लिए, जैसे यहाँ पर क्लासेस के लिए जो फी कलेक्ट हो रहा है that will be ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग. ठीक है, जो सपोज कोई स्टाफ है उसको सैलरी पेमेंट हो रहा है, ऑपरेटिंग. यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑपरेटिंग. यहाँ पे एसी लगाने का चार्जेस, एसी, एसी खरीदना, इन्वेस्टिंग. प्रोजेक्टर खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, इन्वेस्टिंग. एक बिल्डिंग बनाना, इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग क्योंकि ये सब किसके रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड. अब मुझे सपोज और पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, आई हैव टेकन अ बैंक लोन, फाइनेंसिंग. सपोज कंपनी बना दी है, क्या पता, शेयर इशू किए, फाइनेंसिंग है ना. डिवेंचर्स इशू किए, फाइनेंसिंग. बैंक लोन जो लाए उस पर जो इंटरेस्ट देंगे, फाइनेंसिंग. क्योंकि बैंक लोन लाना इज फाइनेंसिंग, तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग. शेयर्स इशू किए, उस पर डिविडेंड देंगे, फाइनेंसिंग. क्योंकि डिविडेंड देना इज फाइनेंसिंग, क्योंकि शेयर इशू करना इज फाइनेंसिंग, तो उसके रिलेटेड डिविडेंड देना इज ऑल्सो फाइनेंसिंग. समझ में आ रहा है. हम बिल्डिंग बना दिए, बिल्डिंग भाड़ा में लगा दिए, रेंट आ रहा है, बिल्कुल नहीं, मेरा बिजनेस थोड़ी है उसका, ऑपरेटिंग नहीं होगा. इन्वेस्टिंग, रेंट कहाँ से क्यों आ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग है. बिल्डिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट, तो बिल्डिंग से भाड़ा आना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. समझ में आ रहा है. कहीं हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीदे, उस पर हमको डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग. डिविडेंड मिलना इज इन्वेस्टिंग. क्योंकि डिविडेंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम किसी कंपनी में पैसा लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो डिविडेंड मिल रहा है. तो डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग. इन डिविडेंड अगर देना पड़ रहा है, तो डिविडेंड क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि हम शेयर इशू किए, तो वो होगा फाइनेंसिंग. आएगा धीरे धीरे करके. ओवरऑल एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस. एक ब्रॉड आइडिया हो गया होगा कि किस चीज को ऑपरेटिंग बोलते हैं, किस चीज को इन्वेस्टिंग और किस चीज को फाइनेंसिंग. ठीक है, अभी दो चार आइटम ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है बताने में, बोलने में भी. हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एक को, जैसे डिविडेंड है तो हम बहुत डिटेल में जाकर पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है डिविडेंड, तो वहां पे हम और अच्छे समझ पाएंगे कि डिविडेंड कहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, अभी ऐसे ही ओवरऑल आइडिया हुआ है कि कहाँ पे क्या आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर बी, द हेडिंग इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ठीक है, लिखना. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब खरीदना, परचेज. ठीक है, एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब बेचना, लिख सकते हो चाहो तो परचेज एंड सेल. ठीक है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स. तो किसके बारे में, नॉन करेंट एसेट के बारे में. ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स.
It includes activities like purchase of asset, sale of assets, investments, rent received, interest received, dividend received, etc. समझ पा रहे हो? रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। रेंट हमको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट है, तो बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, नॉन करेंट एसेट, इसीलिए उस पर रेंट मिलना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग। ठीक है। डिविडेंड या इंटरेस्ट हमको इसीलिए मिल रहा होगा क्योंकि हम किसी कंपनी का शेयर्स या तो खरीदे हैं या किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीदे हैं। इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट किए हैं। इन्वेस्टमेंट करना इज अ नॉन करेंट एसेट, इसी वजह से उस पर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है वो सब भी किसके अंडर आ रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। क्लियर है इन्वेस्टिंग? ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लिखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज financing activities are the activities financing activities are the activities which result in change in size and composition of owner's capital and borrowings of the company, owner's capital and borrowings of the company। बेसिकली किससे रिलेटेड है? ओनर्स कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर कैपिटल, और दूसरा बोरोइंग्स मतलब कोई भी प्रकार का लोन लेना, या तो बैंक से लो या फिर डिवेंचर्स इशू करके लो या कोई भी प्रकार का लोन। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स it includes activities like it include तो दोनों में आएगा। लोन लेना इज अ कैश इनफ्लो, किसके अंडर? फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है,
तो लोन लेना अलग अलग ट्रांजेक्शन है, उसको कहाँ खर्चा किया वो दूसरा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। लोन लेना इज फाइनेंसिंग, कैश इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग, पैसा आया। और बिल्डिंग बनाना इज द क्रिएशन ऑफ अ नॉन करेंट एसेट, कैश आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक, तो दोनों में ही आएगा वो, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, comma debentures, issue of shares, comma debentures, bonds, etc., comma bank loan taken, repayment of bank loan, redemption of debentures, shares, redemption of debentures, shares, comma dividend paid, interest paid, share issue expenses, etc. ठीक है, ये कोई लिस्ट नहीं है, एग्जाम्पल्स है तो बहुत सारा और। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग के अंदर हमको समझ, आइटम्स लर्न करोगे तो कभी नहीं बनेगा कैश फ्लो, ठीक है। हमको समझना होगा किससे रिलेटेड चीज़ें कैश फ्लो में आएंगी, फिर उसके बाद तो हम देख लेंगे उसके रिलेटेड जो भी है सब आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ से रिलेटेड है, एक हो गया तुम्हारा शेयर कैपिटल, दैट इज इधर इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरा हो गया लोन या बेसिकली नोन एज बोरोइंग्स। अब वो बोरोइंग्स कोई भी तरीके से हो, चाहे उसके लिए हम डिबेंचर्स इशू किए हैं, बॉन्ड इशू किए हैं, बैंक से जाके लोन लाए हैं, किसी ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति से लोन लाए हैं, या कोई भी प्रकार का कहीं से भी लोन लाए हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड देयर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है वो सारा का सारा आएगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, कैश इनफ्लो हो सकता है अगर हम शेयर इशू करेंगे, जब हम शेयर इशू करते हैं एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक में पैसा आता है, तो शेयर इशू करना कैश इनफ्लो है। ठीक उसी तरह शेयर्स रिडीम करना कैश आउटफ्लो होगा, जब शेयर का पैसा हम वापस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर वापस करेंगे उसका पैसा, तो वो कैश आउटफ्लो होगा। प्लस इक्विटी शेयर्स भी रिडीम होता है, द वर्ड इज नहीं, वाइंडिंग अप के पहले भी हो सकता है, द वर्ड इज नॉट रिडीम, द वर्ड इज बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। हाँ, तो बाय बैक हो सकता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में शेयर इशू करके पैसा आ सकता है, ठीक है, शेयर रिडीम करके या बाय बैक करके पैसा जाएगा कैश आउटफ्लो, क्योंकि शेयर इशू किए हैं। शेयर इशू करने में कुछ छोटा मोटा खर्चा हो सकता है, जैसे प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग कमीशंस, ये सब कैश आउटफ्लो होगा, वो भी इसमें आएगा, सब इसमें कोई भी प्रकार का खर्चा होगा शेयर इशू करने में सब यहीं आएगा, ठीक है। शेयर इशू किए तो डिविडेंड भी देना पड़ेगा, डिविडेंड पेड भी यहीं पर आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह लोन से रिलेटेड कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो, लोन अगर हम लोग लेंगे कैश इनफ्लो, लोन रीपे करेंगे कैश आउटफ्लो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट पेड कैश आउटफ्लो। समझ में आ रहा है? तो एनीथिंग रिलेटेड, वो सब एग्जांपल है, एनीथिंग रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एंड लोन सब कुछ कहां पे आएगा, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? तो तीन ब्रॉड कैटेगरी है। सबसे पहला जो हमारा मेन बिजनेस है जिस चीज का, उससे जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है,
दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और पैसा लाने में दैट इज इधर बाय शेयर और बाय डेट, दैट इज इधर बाय अ डिवेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं, वो सबसे जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसके वजह से, ऑल दैट आर क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके अंदर जो टाइम लगेगा हमको ऑपरेटिंग पढ़ने में लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में सीधा जो इनफ्लो हुआ सब प्लस, जो आउटफ्लो हुआ सब माइनस, लेकिन ऑपरेटिंग का अगर डायरेक्ट मेथड होता तो उसमें भी वैसे ही होता, लेकिन इनडायरेक्ट में थोड़ा अलग तरीके से हमको जाना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग के अंदर, जो कोर्स में है डायरेक्टली इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके अंदर मेथड डायरेक्टली जो पढ़ेंगे डायरेक्ट वही लिख रहे हैं हेडिंग, इनडायरेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज को हम डायरेक्ट कब बोलते हैं? जब हम सीधे वहां तक पहुंचे तो उसको हम, जैसे किसी से बात करना है तो बोले डायरेक्टली बात कर, इसका मतलब क्या है? तुम खुद ही बात करो, और इनडायरेक्टली मतलब किसी के थ्रू या किसी को बीच में लाकर, किसी थर्ड पार्टी को हम उसके थ्रू अगर बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो यहाँ पर भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग वैसा ही है। डायरेक्ट मेथड में होता कि जहां जहां से पैसा आया सब कुछ प्लस हो जाता, जैसे कि सामान बेचे पैसा आया, सर्विस दिए पैसा आया। जहां जहां खर्चा हुआ सब माइनस हो जाता, जैसे सामान खरीदे, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब माइनस हो जाता और बैलेंसिंग फिगर आ जाता कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर डायरेक्ट मेथड कोर्स में होता एक दिन में हो जाता ऑपरेटिंग। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड है नहीं कोर्स में, इसका मतलब इस तरीके से कैश फ्लो निकालना नहीं है। तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? हम पीएल के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें फिर हम एडजस्ट करेंगे कुछ चीजें, प्लस माइनस करेंगे, और हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में होता है कि जहां से इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, बात खत्म। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ चीजें प्लस माइनस करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, और फिर हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये मेथड को इसलिए बोला गया है इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि जो कैश इनफ्लो प्लस और कैश आउटफ्लो माइनस ऐसा नहीं है। प्रॉफिट, पीएल का प्रॉफिट से स्टार्ट करके कुछ चीज प्लस माइनस करके हमको ऑपरेटिंग तक पहुंचना है। ठीक है, बुक में एक फॉर्मेट है पेज नंबर 5.57 में, थोड़ा ओपन करेंगे हम और देखेंगे कैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा दिखता है देखने में। कैश अकाउंट में क्या होता, एक्टिविटीज को अलग अलग नहीं लिखा हुआ था कि कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है और कौन सा फाइनेंसिंग है। इसीलिए बस कैश फ्लो क्या कर रहा है, इन्हीं चीजों को बस अलग अलग कर रहा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, और बहुत इजी भी होता है चैप्टर, खाली क्योंकि ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड दिया हुआ है इसीलिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मिला पेज नंबर 5.57, एक बढ़िया फॉर्मेट है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है फॉर्मेट। एक पेज में ऑपरेटिंग है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और फिर नेक्स्ट पेज में वो कंटिन्यूएशन में है, और नेक्स्ट पेज में इन्वेस्टिंग आधा और बचा हुआ फाइनेंसिंग होगा। ठीक है, लर्न नहीं करना है। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा तो पढ़ के फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो लर्न नहीं करना है, धीरे हमको फॉर्मेट्स देखना पड़ेगा इनिशियली थोड़ा दिन, क्योंकि है बहुत बड़ा फॉर्मेट, तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लिख रहे हो कुछ, तो उसके लिए फॉर्मेट देखना पड़ेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे
तो हम लोग को बिना फॉर्मेट देखे भी आराम से हम लोग बना पाएंगे कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है हम अभी उस पर फोकस रहता है। ऑपरेटिंग देखो एक पेज का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है एक पेज का ऑलमोस्ट, उसको हमको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा और उसको पढ़ने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा उसको 5 स्टेप्स में। ठीक है, मैं बताता हूँ, लिख लेना जो लोग नहीं लिख रखे होंगे, संस्कार वाले लिख रखे होंगे है ना, बाकी लोग लिखना। पॉइंट नंबर ए, वो बुक में वो फॉर्मेट में वहीं पे लिख लो। पॉइंट नंबर ए जो है डेट इज आवर स्टेप 1, वो हम लोग स्टेप 1 पढ़ेंगे पॉइंट ए में। ठीक है, पॉइंट बी सी एंड डी डेट विल बी आवर स्टेप 2, वो स्टेप 2 होगा जो कि लगेगा टाइम अभी पहुंचने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई एफ एंड जी डेट विल बी आवर स्टेप नंबर 3। ठीक है, एच एंड आई that will be step 4, and last one J that will be step number 5। ठीक है, बुक में ही लिख लिए रहना, कौन से स्टेप में पता चलता रहेगा। ठीक है, बुक में नहीं लिखने से प्रॉब्लम होगा, थोड़ा लिख लो है ना, कोई थोड़ा कम सुंदर दिखेगा बुक, कुछ नहीं होगा है ना, बुक को क्या होगा सजा के। ठीक है, तो पॉइंट ए देखो क्या है, पॉइंट ए है कि एक प्रॉफिट है उससे हमको चालू करना है। ठीक है, वो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में दिया है एज पर वर्किंग नोट। ठीक है, हमको ये बनाना सीखना है पहले, ये वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे। ये जब निकलना, ये जब आंसर निकलने लग जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये वर्किंग नोट में निकालेंगे हम। जब ये निकल जाएगा इसको पुट करेंगे हमारे ऑपरेटिंग के पॉइंट नंबर 1 में, तो हमारा ऑपरेटिंग स्टार्ट हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो पहला स्टेप ही है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये नहीं दिया हुआ होगा हमारे क्वेश्चन में, हमको ये वर्किंग नोट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हेडिंग करना स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। Step 1, heading calculation of net profit before tax and EI, आर्डर डाल लो EI का, that is extraordinary items। लिख सकते एग्जाम में भी लिखना। हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको भी करने का दो तरीका है। ठीक है, इसको करने का दो मेथड, इसको करने का। इसके अंदर पॉइंट 1, इफ starting point is starting point is net profit after tax and EI। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI है, इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका है। हर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में कोई तरीका से होगा, कोई क्वेश्चन में कोई तरीके से होगा, हमको दोनों जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहला पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे को दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड EI, लेकिन हमको निकालना क्या है एक्चुअल में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI। तो हमको दो चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज टैक्स एंड EI, दो चीज को एडजस्ट करने से आ जाएगा बिफोर। ठीक है, लिखना।
इनिशियली 2-3 क्लास में तो लग सकता है कि नहीं होगा हमसे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-4 क्लास मतलब बीच में मिस मत करना। थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है, रेगुलर आते रहना क्लासेस, क्योंकि ये जितने दिख रहे हैं चैप्टर एंड होते तक नहीं दिखेंगे इतने। ठीक है, छुट्टी मारना, 1-2 छुट्टी मारोगे तो फिर छुट्टी हो जाएगा डायरेक्टली तुम्हारा। ठीक है, तो नहीं भी थोड़ा कम समझ में आया है तो भी एक बार फिर से घर पे देखो क्लास को, और नेक्स्ट डे आओ। ठीक है, कम समझ में आएगा तो भी आओ, बैठो, जो लिख रहे हैं लिखो, लेकिन आओ फिर भी। ठीक है, वैसे ही होगा चैप्टर, 10 मार्क है, छूट जाएगा वन एग्जाम में। आउट ऑफ 40 10 मार्क्स इस बुक से है, उसमें से 7 मार्क्स के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे आएगा बोल के आराम से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 20% हो गया आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 40, है ना। स्टार्टिंग में ऐसा भी लगेगा कौन बनाया उसको खोजते हैं लेकिन वो मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा पढ़ लो, है ना। ऐड, मेरा भी मेरा मैं सच बता रहा हूँ, ये वाला मेरा जो मेरा 12th में बोर्ड एग्जाम हुआ था, सब सही हुआ था, लेकिन ये मेरा भी टैली नहीं हुआ था। मतलब मेरे एग्जाम का क्योंकि एग्जाम प्रेशर अलग है, उस समय नहीं होता है कभी, तो मेरा भी टैली नहीं हुआ था। जो 2-3 मार्क्स कटा है अकाउंट्स में, इसी में कटा है, कैश फ्लो में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना थोड़ा। तुम टैली कराए, हाँ टैली होगा ये टैली होगा, इसका तो यही खासियत है, टैली होगा। ये पता चलेगा तुमको वहां पे कि गलत हो गया बोल के, जैसे बैलेंस शीट पता चलता है ना, इक्विटी लाइबिलिटी और एसेट मैच नहीं किया तो पता चल गया गलत हो गया है, वैसे एग्जाम में पता चल जाएगा तुमको गलत हो गया, और वो खराब है, वो खराब है ना एग्जाम हॉल में, क्योंकि तुम खोजने निकलोगे कि क्या गलत हुआ है। मैच करेगा, है फॉर्मेट में दिखाऊं कहाँ मैच करेगा, लास्ट में देखो, पॉइंट नंबर 5 4 दिख रहा है एक तो, नेट इंक्रीज इन डिक्रीज इन कैश इन कैश इक्विवेलेंट। वो क्या हुआ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मिला के टोटल आया, प्लस करोगे उसमें ओपनिंग, तो आंसर निकलेगा क्लोजिंग। ओपनिंग कैश दिया होगा, क्लोजिंग कैश दिया होगा। ठीक है, समझे ना। पॉइंट 4 पे जब पॉइंट 5 प्लस होगा तो पॉइंट 6 निकलना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर, तो पता चलेगा कि गलत हुआ बोल के। हाँ, फाइनल आंसर पता होगा, लेकिन निकालना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये फाइनल आंसर है, ये वाला जो लास्ट का। देखो सिंपल सा बात है, एक चीज बता रहा हूं तुमको, ठीक है। तुमको दिया है कि साल के बिगिनिंग में कैश था 10,000, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओपनिंग कैश गिवन है, ठीक है। क्लोजिंग कैश गिवन है 50,000, ठीक है। तो तुमको निकालना है ना साल भर में इनफ्लो हुआ 40 का, तब तो ये मैच करेगा ना। तो ये जो ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग करेंगे, आंसर 40 आना चाहिए, समझ रहे हो। 40 पे जब ओपनिंग कैश प्लस होगा तो बैलेंस शीट के क्लोजिंग कैश से वो मैच कर जाएगा। ठीक है, छोड़ दो तो बहुत दूर है, 10 क्लास बाद मैच करेगा तुम्हारा तो। अभी यहाँ देखते हैं, ठीक है। ऐड, क्या क्या ऐड करना है देखो। प्रोविजंस फॉर टैक्स, प्रोविजंस फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, ये दो चीज प्लस करना है। क्यों, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। लेस, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स।
ये हमारा आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ई। क्लियर है? ठीक है, तो ये वर्किंग नोट है। ठीक है, दिस वन इज वर्किंग नोट। ये जो आंसर आएगा, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। इसको हम पुट करेंगे कैश फ्लो के पॉइंट 1 में। देखो लिखा हुआ है कैश फ्लो का पॉइंट 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई ब्रैकेट एज पर वर्किंग नोट। तो ये वर्किंग नोट बनाना है, ये जो आंसर आएगा वहां पुट करना है, तो हमारा कैश फ्लो स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, अब इतना पढ़ेंगे, इसको समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये समझेंगे और इसका पॉइंट बी भी पढ़ेंगे। पॉइंट 1 है ना ये, तो इसका एक और तरीका भी है, कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, रोज ही है 4 बजे क्लास, है ना?